अध्याय 71। लू किंग। ग्रामीणों ने पहले सोचा था कि काले तिल वाले आदमी द्वारा वांग दान की बुरी तरह पिटाई होने वाली है। अचानक कोई प्रकट हुआ और उसने वार को रोक दिया। उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि वह व्यक्ति लू किंग थी। तुम हो, नन्हे बदमाश। काले तिल वाला आदमी भी चौंक गया, लेकिन फिर उसने व्यंग्य से कहा, बहुत बढ़िया, मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं, और तुम खुद मेरे पास आ गए। वापस आ जाओ, इन लोगों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दादा झांग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, अब भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। काले तिल वाले आदमी की आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। उसने अपनी बांह छुड़ाने और लू किंग को पकड़ने की कोशिश में बल लगाया। हालांकि जब उसने लू किंग को खुद से छुड़ाने की कोशिश की तो उसने पाया कि लू किंग की उसकी कलाई पर पकड़ एक लोहे के शिकंजे की तरह थी, जो हिल नहीं रही थी। वह न केवल लू किंग को खुद से छुड़ाने में नाकाम रहा, बल्कि उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई, जिससे उसकी कलाई में दर्द होने लगा। लू किंग ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। मुझे अभी छोड़ दो। बढ़ते दर्द को महसूस करते हुए काले तिल वाले आदमी के चेहरे के भाव बदल गए और वह चिल्ला उठा। उसने अपने बाएं हाथ से वांग दान की कुदाल छोड़ दी और लू किंग के सिर पर एक मुक्का मारा। छोड़ दो, क्या तुमने मेरी बात सुनी? हालांकि जैसे ही उसका मुक्का आधा ही लगा था कि एक चटकने की आवाज आए और लू किंग द्वारा पकड़ी गई उसकी कलाई में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वह काला तिल आदमी दर्द से चीख पाता, एक जबरदस्त प्रहार उसके सीने और पेट पर लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ उसे अपने गले में मीठा स्वाद महसूस हुआ और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसका शरीर हवा में उड़ गया और जब वह हवा में ही रुका हुआ था तो वह बेहोश हो गया। धड़ाम धड़ाम से उसका शरीर जमीन पर गिरा, 7-8 मीटर तक घिसकता हुआ गया, जमीन पर एक लंबा निशान छोड़ गया और वह बेजान पड़ा रहा। सभी लोग सन्नाटे में डूब गए, अचंभित रह गए, विशेषकर ज्यूली गांव के ग्रामीण, जिन्होंने इस दृश्य को अविश्वास भरी नजरों से देखा। क्या? लू किंग द्वारा काले तिल वाले आदमी को लात मारकर दूर फेंकते हुए देखकर उदास आदमी की पुतलियां अविश्वास से सिकुड़ गईं और उसने लू किंग की ओर देखा। हालांकि ओल्ड सेवन के कौशल उसके जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे उससे बहुत पीछे भी नहीं थे। लेकिन लू किंग ने एक ही लात से उसे जीवन और मृत्यु की अनिश्चित स्थिति में पहुंचा दिया था। इस बच्चे ने ये कैसे किया? काले तिल वाले आदमी की कलाई तोड़ने और उसे लात मारकर अपन करने के बाद लू किंग ने अपनी निगाहें अपने सामने बचे हुए कुछ लोगों की ओर घुमाईं। लू किंग काफी देर से एक तरफ से स्थिति का जायजा ले रही थी। दादा झांग की उनसे हुई बातचीत सुनने के बाद उसे ये सामान्य समझ आ गई कि संभवतः यही समूह शियाओ यान के माता पिता की मौत के असली दोषी थे। इसी कारणवश उन्होंने इस समूह की जानकारी की छानबीन करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। उन्हें पता चला कि वे ब्लैक वुल्फ गैंग नामक गिरोह के सदस्य थे। उनमें से सबसे आगे खड़ा उदास सा दिखने वाला व्यक्ति नेता था। हान लाओ वू, ब्लैक वुल्फ गैंग का एक बाहरी सदस्य, निर्दयी और चालाक, प्रतिशोधी और क्रूर, मार्शल आर्ट में निपुण, कभी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा निर्देशित, ची और रक्त क्षेत्र से बस एक कदम दूर। अभी अभी जुटाई गई जानकारी को याद करते हुए लू किंग की निगाहें उस उदास व्यक्ति पर और भी ठंडी हो गईं। उसे निर्दयी और क्रूर मानने की क्षमता के लिए भी इस हान लाओ वू ने अनगिनत अत्याचार किए होंगे। लू किंग की निगाहों से भेदे जाने पर हान लाओ वू, जो अभी भी सदमे में था, अचानक होश में आ गया। लू किंग को देखते हुए उसने अचानक कहा, क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो? ओह, आपको तो काफी जानकारी है। लू किंग ने आश्चर्य से कहा, बताइए, आप लोग आखिर हैं कौन? लू किंग की सीधी स्वीकारोक्ति सुनकर हान लाओ वू का दिल एक बार फिर कांप उठा। उसे पता था कि 1 महीने पहले उसने लू किंग को अपनी आंखों से देखा था। उस समय लू किंग दुबला पतला और निराश था। ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। इतने कम समय में वह मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गया? उसने ये कैसे किया? हान लाओ वू को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जानता था कि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए मार्शल आर्टिस्ट बनना कितना मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पर उसे ही ले लीजिए। उसने अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन में 10 साल से अधिक समय तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, फिर भी वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट बनने में सफल नहीं हो पाया था। वह हमेशा ची और रक्त के दायरे से बस एक कदम दूर था। और लू मिंग का ये बेटा, जो 1 महीने पहले तक कमजोर और मरनासन था, अब मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। ये कैसे संभव था? लू किंग ने हान लाओ वू के चेहरे पर हैरानी देखी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह ठंडी निगाहों से उसे घूरता रहा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम लोग हो कौन? लू किंग की निगाहों में व्याप्त शीतलता को महसूस करते हुए हान लाओ वू कांप उठा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लू किंग मार्शल आर्टिस्ट कैसे बनी थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उसने इस स्थिति को ठीक से नहीं संभाला तो आज उनमें से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे और हान लाओ वू ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। लू शियालांगजुन, ये सब एक गलतफहमी है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दादा झांग ने पीछे से चिल्लाकर कहा, लू किंग, तुम्हारे माता पिता की मौत इन्हीं लोगों ने करवाई है। हाँ, लू किंग, तुम्हारे माता पिता को उन्हीं लोगों ने जबरन मौत के घाट उतारा था। लू किंग, उन्हें जाने मत दो। अभी अभी तो उन्होंने शियाओ यान को ले जाने की कोशिश भी की। लू किंग की बहादुरी देखकर अन्य ग्रामीण एक के बाद एक चिल्लाने लगे। हान लाओ वू के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। नहीं, लू शियालांगजुन, तुम्हारे माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मृत्यु से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बकवास। अगर तुमने लू मिंग को कर्ज के जाल में न फंसाया होता तो वे आत्महत्या कैसे करते? तुमने ही तो उन्हें मौत के मुंह में धकेला।
दादा झांग गुस्से से चिल्लाए, नहीं यह नहीं। हान लाओ वू के शब्दों को दादा झांग ने बार बार बाधित किया और उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया। उसने कसम खाई कि अगर वह यहाँ से जिंदा बच निकला तो वह इस बूढ़े आदमी को तड़पा तड़पा कर मार डालेगा और अपनी घृणा निकालने के लिए 3 दिनों तक उसके शव को कोड़े मारेगा। लू शियालांगजुन, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। तुम्हारे पिता व्यापार करना चाहते थे और उन्होंने हमसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था। जब व्यापार विफल हो गया तो वे कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे और घबराहट में उन्होंने तुम्हारी मां के साथ खुद को डुबोकर आत्महत्या कर ली। शुरू से अंत तक हमने उन पर कभी दबाव नहीं डाला। देखिए, ये रहा आईओयू जिस पर आपके पिता के हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान हैं। हान लाओ वू ने झटपट एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे लू किंग को दिखाया। तुम बेशर्म! दादा झांग कागज देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। तुमने कहा था कि तुमने ऋणनामा नष्ट कर दिया है और अब तुम इसे निकाल रहे हो। बेशर्म! अन्य ग्रामीण भी उतने ही क्रोधित और असमंजस में थे। उन्होंने हान लाओ वू को आईओयू नष्ट करते देखा था। भला दूसरा आईओयू कैसे हो सकता था? लू किंग ने आईओयू पर एक नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, इस पर मेरे पिता का नाम तो है, लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे कुछ भी साबित नहीं होता। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके पिता पर हमारा पैसा बकाया था और उनकी मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं है। जरा सोचो, हमने तुम्हारे पिता को इतना पैसा उधार दिया और मूलधन भी वसूल नहीं कर पाए। हम उन्हें मौत के घाट क्यों उतारना चाहेंगे? हम न सिर्फ इंसान को खोएंगे बल्कि पैसा भी गंवा देंगे। ऐसा घाटे का सौदा कौन करना चाहेगा? इसमें कुछ तो समझदारी दिखती है। लू किंग ने फिर सिर हिलाया। लू किंग! उसके पीछे खड़े ग्रामीण चिंतित हो गए, ये देखकर कि लू किंग हान लाओ वू की कुतर्कपूर्ण बातों पर विश्वास करता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन लू किंग की झिझक देखकर हान लाओ वू प्रसन्न हुआ और उसने ग्रामीणों को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत कहा, लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कर्ज माफ हो जाता है। चूंकि लू मिंग मर चुका है इसलिए उसका कर्ज समाप्त हो गया है। ये ऋणनामा ब्लैक वुल्फ गैंग की ओर से आपको उपहार है। इसे इसके मालिक को लौटा दिया गया समझें। उसने कुछ चांदी के नोट निकाले और उन्हें आईओयू के साथ प्रस्तुत किए। आपके माता पिता के निधन पर हमें गहरा दुख है। हमारी संवेदना के प्रतीक के रूप में आपको 300 ताइल चांदी के सिक्के दिए जा रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। हान लाओ वू के शब्द सच्चे लग रहे थे, मानो उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच था। उसमें झूठ का जरा भी अंश नहीं था। लू किंग ने चांदी के नोटों और आईओयू को देखा, फिर गंभीर हान लाओ वू को देखा। काफी देर की चुप्पी के बाद वह अचानक मुस्कुराया और बोला, सचमुच ये तो बहुत ही उदार उपहार है। लू किंग को मुस्कुराते देख हान लाओ वू बेहद खुश हो गया। फिर लू जियाओलिंगजुन, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक हाथ चुपचाप उसके दिल पर आ गया। अचानक उसके सीने से एक अदम्य शक्ति फूट पड़ी जिसने उसके दिल को चकनाचूर कर दिया। हान लाओ वू का शरीर कांप उठा, उसके अंग शिथिल पड़ गए और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने लू किंग की आवाज में वाक्य पूरा होते हुए सुना, दुर्भाग्यवश आपके स्वभाव को जानते हुए मैं आप पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। अध्याय 72। लू परिवार के आंगन के सामने सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन पर बेजान पड़े हान लाओ वू को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लू किंग अचानक कार्रवाई करेगा और सीधे हान लाओ वू की हत्या कर देगा। ज्यूली गांव के ग्रामीण विशेष रूप से स्तब्ध और अचंभित थे। कुछ क्षण पहले ही उन्होंने लू किंग को सौम्य मुस्कान के साथ देखा था, मानो वह हान लाओ वू की माफी स्वीकार करने और पुरानी बातों को भुला देने के लिए तैयार हो। वे चिंतित थे, उन्हें डर था कि कहीं वह हान लाओ वू के धोखे में आकर इन लोगों को सचमुच माफ न कर दे। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए पलक झपकते ही लू किंग ने हमला कर दिया और एक ही वार में हान लाओ वू को मार डाला। किसी की हत्या करने के बाद लू किंग के शांत व्यवहार को देखकर ग्रामीणों को एक अजीब सी अनुभूति हुई। क्या यह वही लू किंग थी जिसे वे जानते थे, जो हमेशा सबके प्रति विनम्र और शिष्ट रहती थी? लू किंग ने ग्रामीणों की निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हान लाओ वू को मारने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान ब्लैक वुल्फ गैंग के बाकी सदस्यों पर केंद्रित कर लिया। गिरोह के वे सदस्य तुरंत कांप उठे और घुटनों के बल बैठ गए। वीर, वीर, हमें बख्श दो। युवक स्वामी, इसका मुझसे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे मास्टर वू और अन्य लोगों ने मजबूर किया था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब मैं और हिम्मत नहीं करूंगा। स्वामी जी, कृपया मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई? लू किंग ने उदासीनता से पूछा। हमें नहीं पता, युवा स्वामी। ये सब मास्टर वू और मास्टर ची द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। हमें विवरण नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मास्टर वू और अन्य लोगों ने तुम्हारी मां को वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता। कृपया स्वामी जी, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए। अपने सामने रोते और दया की भीख मांगते हुए लोगों को देखकर लू किंग के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जो कोई भी हान लाओ वू जैसे व्यक्ति के अधीन काम कर सकता है, वह अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इसके अलावा उनकी पिछली जांच से मिली जानकारी ने उन्हें बताया कि ये सभी लोग नीच थे। उनमें से कोई भी निर्दोष नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया। चूंकि उसे और जानकारी नहीं मिल सकी, इसलिए इन बदमाशों को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं थी। बिना किसी झिझक के लू किंग के भीतर रक्त की ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने अचानक लात मारी। पलक झपकते ही ब्लैक वुल्फ गैंग के प्रत्येक सदस्य को गले और कनपटी पर लात मारी गई।
हड्डियों के चटकने जैसी आवाजों की एक श्रृंखला के साथ शेष 5 सदस्य प्रतिक्रिया भी नहीं दे सके, इससे पहले कि उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया, कांपने लगे और जमीन पर गिर पड़े और जल्द ही बेजान हो गए। शुरू से अंत तक लू किंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन सभी की मौत की पुष्टि करने के बाद लू किंग ज्यूली गांव के ग्रामीणों की ओर मुड़ी। तिल वाले उस आदमी को तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, वह तो पहले ही मर चुका था। जब लू किंग मुड़ी तो ग्रामीणों ने अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। वे कुछ नहीं कर सकते थे। लू किंग का अभी का प्रदर्शन बहुत ही भयावह था। ब्लैक वुल्फ गैंग के इतने सारे खूंखार सदस्यों को उसने पलक झपकते ही मार डाला। सबसे अहम बात ये थी कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी उसके चेहरे के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इतनी निर्दयी लू किंग को ग्रामीणों ने पहले कभी नहीं देखा था। एक क्षण के लिए उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया देखकर लू किंग रुक गई और फिर लापरवाही से पूछा, दादा झांग, हमें इन शवों का क्या करना चाहिए? दादा झांग, जिन्होंने शियाओ यान को डरने से बचाने के लिए उसकी आंखें ढक रखी थीं, कुछ देर तक लू किंग को देखते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि यह वही लू किंग है जिसे वे जानते थे, तो उन्होंने राहत की सांस ली। हम और क्या कर सकते हैं? किसी सुनसान पहाड़ी खाई में जाकर उन्हें दफना दें। इन दुष्टों के लिए कब्र मिलना भी एक तरह से वरदान है। लू किंग, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दादा झांग, जो आमतौर पर दयालु प्रतीत होते थे, इतने साहसी हो सकते हैं। लू किंग को यह नहीं पता था कि दादा झांग के लिए कुछ लाशें कोई मायने नहीं रखती थीं। उन्होंने अपने जवानी के दिनों में इससे भी कहीं बदतर हालात देखे थे। दरअसल ज्यूली गांव के किसी भी बुजुर्ग को शवों से डर नहीं लगता था। आपदा से भागते हुए बिताए वर्षों के दौरान उन्होंने इससे भी कहीं अधिक भयावह चीजें देखी थीं। केवल वे बच्चे ही वर्तमान दृश्य से डरे हुए थे जिन्होंने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था। दादा झांग लाशों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वे लू किंग के पहले के प्रदर्शन से चकित थे। लू किंग, तुमने मार्शल आर्ट कब सीखी? ये ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्य तो बहुत ही क्रूर और कुशल हैं, फिर भी वे तुम्हारे एक वार का सामना भी नहीं कर पाए। अन्य ग्रामीण भी बहुत उत्सुक थे। उन्होंने लू किंग को बचपन से बड़ा होते देखा था और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कब मार्शल आर्ट सीख ली और इतना शक्तिशाली बन गया। मैंने इसे कुछ समय पहले अपने गुरु से सीखा था, लू किंग ने उत्तर दिया। क्या उस बूढ़े डॉक्टर को मार्शल आर्ट आती है? इससे सभी ग्रामीण सचमुच स्तब्ध रह गए। इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद भी उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दयालु बूढ़े डॉक्टर को मार्शल आर्ट भी आती है। अभी इस बारे में बात न करें, लू किंग ने कहा। दादा झांग, मैंने इन लोगों को मार डाला है, क्या इससे कोई परेशानी होगी? मुझे भी इस बात की चिंता है, दादा झांग ने फ्राउनिंग हुए कहा। हालांकि ये ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्य मरने के लायक ही थे, लेकिन इनके पास और भी लोग हैं। एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग मर चुके हैं, तो वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। दादा झांग, इस ब्लैक वुल्फ गैंग का क्या इतिहास है? ये लोग बिना किसी रोक टोक के इतनी क्रूरता से कैसे काम कर सकते हैं? लू किंग ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना सुना है कि ब्लैक वुल्फ गैंग शहर का एक गिरोह है जिसके कई सदस्य हैं और ज्यादातर लोग उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। दादा झांग एक साधारण बूढ़ा किसान था जिसका ज्ञान सीमित था और वह ब्लैक वुल्फ गैंग के बारे में बारीकियों से अनजान था। लू किंग कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर अचानक उसे किसी की याद आ गई। हो सकता है उस व्यक्ति को ब्लैक वुल्फ गैंग के बारे में जानकारी हो। उसने दादा झांग से कहा, दादा झांग, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, कृपया सभी लोग इन शवों का निपटारा करें और शियाओ यान को मेरे गुरु के घर ले जाने में मदद करें। तुम बाहर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दादा झांग आश्चर्यचकित रह गए। मुझे ब्लैक वुल्फ गैंग के बारे में पूछने के लिए किसी को ढूंढना होगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लू किंग घर लौटा और उसने अपनी युद्ध की छुरी कमर पर बांध ली। उसके बगल में एक काली आकृति चुपचाप प्रकट हुई। श्याओ ली, तुम अभी कहाँ थी? श्याओ ली ने एक आवाज निकाली और अपना पंजा दरवाजे के बाहर की ओर इशारा किया। लू किंग ने देखा कि यह फाटक के पास वाली झाड़ी थी, जो शियाओ यान के स्थान से ज्यादा दूर नहीं थी। शियाओ ली की गति को देखते हुए वह पलक झपकते ही वहां पहुंच सकती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसे पहले आसपास खतरे का हल्का सा आभास हुआ था। पता चला कि जियाओ ली वहीं छिपी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह आखिरी क्षण में प्रकट नहीं होता तो शायद शियाओ ली कोई कदम उठा चुकी होती। अगर शियाओ ली ने कोई कदम उठाया होता तो उन लोगों की और भी बुरी तरह से मौत हो जाती। लू किंग ने हाल ही में शियाओ ली के पंजों को हरकत करते देखा था और वह जानती थी कि वे कितने घातक थे। हालांकि वह अब ची और रक्त के क्षेत्र में था और उसने 4 दिशाओं की तलवार पर अपनी महारत को और भी बढ़ा लिया था, फिर भी उसे शियाओ ली के पंजों को रोकने का आत्मविश्वास नहीं था। शाबाश, लू किंग ने शियाओ ली के सिर पर थपथपाया। वह उस छोटे जानवर के धैर्य से प्रसन्न था और उसने तुरंत कार्रवाई न करने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। शियाओ ली उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। वह इसे तब तक उजागर नहीं करना चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। उस नन्हे शैतान को कुछ बातें समझाने के बाद लू किंग अपना चाकू लेकर घर से बाहर निकल गया। वह शाओ यान के पास आया और उसके बालों को सहलाया। अच्छी बच्ची बनना शाओ यान, कुछ समय के लिए दादा चेन के साथ रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, डरो मत, मैंने बदमाशों का काम तमाम कर दिया है, वे अब तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, जियाओ यान ने सिर हिलाया। भाई, जल्दी वापस आना। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। ठीक है, लू किंग ने अपने बालों को फिर से सहलाते हुए कहा। फिर उसने दादा झांग को सिर हिलाकर इशारा किया। दादा झांग, कृपया उसका ख्याल रखिएगा।
इतना कहकर वह चाकू लेकर वहां से चला गया। सभी ग्रामीण लू किंग की परिचित लेकिन अपरिचित आकृति को देख रहे थे और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह काफी लंबा हो गया है। वह दुबला पतला लड़का नहीं था जिसे वे कभी जानते थे। अध्याय 73। लू किंग ग्रैंड बाजार जा रहा था। जी हाँ, वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था वह बाजार का निरीक्षक मागो ही था। मागो वेई परिवार के लोगों से भी संपर्क कर सकता था, इसलिए उसे ब्लैक वुल्फ गैंग के बारे में कुछ जानकारी जरूर होगी। धीरे धीरे चलते हुए लू किंग के चेहरे पर शांति का भाव बना रहा। उन्हें लगा कि उनकी वर्तमान स्थिति कुछ विचित्र है। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfra.net वेबसाइट खोजें। हालांकि उसने अभी अभी काफी लोगों को मार डाला था, लेकिन उसके दिल पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा था। अगर कोई बदलाव हुआ भी तो वह ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बेड़ी हटा दी गई हो, जिससे उसका पूरा अस्तित्व कुछ हल्का महसूस हुआ। इसका क्या मतलब था? क्या वह स्वभाव से ही हत्यारा था? इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी उसे न तो कोई डर महसूस हुआ और न ही कोई चिंता, बल्कि वास्तव में उसे राहत महसूस हुई। या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जिन्हें मारा वे सभी नीच लोग थे, इसलिए उसे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। लू किंग इस विचित्र विचार पर चिंतन करने लगा। मार्शल आर्ट में कुछ सफलता हासिल करने के बाद से वह हमेशा हत्या के चक्र में फंसने से बचता रहा था, क्योंकि उसे इस बात का यकीन नहीं था कि अगर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसका क्या अंजाम होगा। यह शायद एक ऐसे व्यक्ति की अस्पष्ट भावुकता का अंश था जो एक आधुनिक कानून का पालन करने वाले समाज से आया था। अब ऐसा लग रहा था कि उसने इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। हत्या करना कोई खुशी की बात नहीं थी, लेकिन इसका उस पर उतना असर नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रख सकता था, हत्या करना उसकी आंतरिक शांति को भंग नहीं करता। इन विचित्र विचारों के साथ लू किंग ग्रैंड बाजार के बाहर पहुंचा। आज बाजार नहीं लगा था, इसलिए बाजार खाली था। एक सरसरी नजर डालने के बाद लू किंग पास के एक घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजा कसकर बंद पाया और कुछ बार खटखटाया। कुछ ही देर में कोई दरवाजा खोलने के लिए बाहर आया। लू किंग को देखकर वे पहले तो अचंभित हुए, फिर आश्चर्यचकित हो गए। लू जियाओलिंगजुन, तुम यहाँ क्यों हो? पता चला कि दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति शियाओ तियान था, जो मागो का एक अधीनस्थ था और जिससे लू किंग पहले मिल चुका था। मैं मास्टर माँ से मिलने आया हूँ। क्या वे घर पर हैं? लू किंग ने पूछा। जी हाँ, मास्टर माँ पिछवाड़े में शराब पी रहे हैं। मैं उन्हें बुला लाता हूँ, शियाओ तियान ने जल्दी से जवाब दिया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उनसे मिलने के लिए पिछवाड़े जाऊंगा। लू किंग समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। शियाओ तियान ने एक पल सोचा और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वह जानता था कि मास्टर माँ हमेशा से लू शियालांगजुन से दोस्ती करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसे एक कीमती चाकू भी उपहार में दिया था। इसलिए थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, कृपया मेरे साथ अंदर आइए। लू किंग शियाओ तियान के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। 2 दरवाजों से गुजरते हुए वह एक छोटे से आकर्षक आंगन में पहुंची। आंगन में पत्थर की मेज पर रखी बेलों की जाली के नीचे एक आदमी अकेला शराब पी रहा था। मागो के अलावा और कौन हो सकता था? लू जियाओलिंगजुन, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। शियाओ तियान ने लू किंग को रोका और फिर आगे दौड़कर मागो के कान में कुछ फुसफुसाया। कुछ ही देर में लू किंग ने देखा कि मागो आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव से खड़ी हो गई और उसकी ओर देखने लगी। लू शियालांगजुन, तुम क्यों आए हो? मास्टर माँ, आप सुबह सुबह इतनी शराब पीकर काफी खुश लग रहे हैं। लू किंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बस समय बिताने के लिए कुछ ड्रिंक्स, मागो ने खुशी से कहा। कैसा रहेगा लू शियालांगजुन, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर आओगे? बेशक, वह अच्छे मूड में था। यंग मास्टर वेई के साथ हुई हालिया घटना का पूरी तरह से समाधान हो गया। वेई परिवार ने न केवल उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि उन्हें वेई परिवार के मुख्य प्रबंधक द्वारा उदारतापूर्वक पुरस्कृत भी किया गया, जिससे वे आजकल बहुत खुश हैं। शायद किसी और समय। आज मुझे मास्टर माँ से कुछ पूछना है, लू किंग ने मना कर दिया। तभी मागो ने लू किंग की पीठ पर युद्ध छुरी देखी। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसका चेहरा कुछ गंभीर हो गया। शियाओ तियान, बाहर पहरा दो और किसी को भी पास मत आने देना। हाँ मास्टर। शियाओ तियान के जाने के बाद मागो ने लू किंग को बैठने के लिए आमंत्रित किया। लू शियालांगजुन, क्या हुआ है? सीधे जवाब देने के बजाय लू किंग ने पूछा। मास्टर माँ, क्या आप हान लाओ वू नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? हान लाओ वू? मागो ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। यह व्यक्ति ब्लैक वुल्फ गैंग का शिष्य होने का दावा करता है। उसका एक शपथ लिया हुआ भाई है जिसका नाम झाओ शियोंग है, जो ब्लैक वुल्फ गैंग का शिष्य भी है। झाओ शियोंग वही व्यक्ति था जिसके चेहरे पर तिल था और जिसे लू किंग ने पीट पीट कर मार डाला था। ये नाम उसे उसकी क्षमताओं के कारण मिला था, ब्लैक वुल्फ गैंग। मागो चौंक गया। तुम इस गिरोह में कैसे शामिल हो गए? क्या ब्लैक वुल्फ गैंग बहुत शक्तिशाली है? लू किंग ने पूछा। वे बेहद शक्तिशाली तो नहीं हैं, लेकिन अपने कुटिल और निर्मम तरीकों के लिए जाने जाते हैं। उनके आम धंधे घिनौने हैं, जिनमें वेश्यालय और जुआघर शामिल हैं। इसलिए काउंटी में उनका काफी प्रभाव है और वे 3 प्रमुख गिरोहों में से एक हैं। मैं समझ गई। लू किंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। क्या तुम्हारा ब्लैक वुल्फ गैंग से कोई झगड़ा हुआ है? मागो ने पूछा। कुछ ऐसा ही, लू किंग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता को उन्होंने ही मारा था। मागो, यह महज एक संघर्ष नहीं था, यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी रक्त द्वेष की कहानी थी।
हालांकि वह इस मामले से अनभिज्ञ था। इससे पहले ज्यूली गांव में शियाओ तियान की जांच के अनुसार लू किंग के माता पिता की दुर्घटना में डूबने से मृत्यु हो गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस कहानी में और भी कुछ छिपा हुआ है। लू शियालांगजुन, क्या आपने इस जानकारी की पुष्टि कर ली है? मागो ने पूछा। मैं अभी भी जांच कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गांव के बुजुर्गों ने मुझे यही बताया है, इसलिए यह सही होना चाहिए। और आपने पहले जिन हान लाओ वू और झाओ शियोंग का जिक्र किया था, उनके बारे में क्या? आज सुबह ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्य होने का दावा करने वाले एक समूह ने हमारे गांव में घुसकर शियाओ यान और मुझे अगवा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि वे मेरे माता पिता द्वारा ब्लैक वुल्फ गैंग को दिए गए कर्ज को चुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हान लाओ वू और झाओ शियोंग भी उनमें शामिल थे। बाद में ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और मुझे पता चला कि मेरे माता पिता की मौत का संबंध ब्लैक वुल्फ गैंग से था, लू किंग ने बताया। और ब्लैक वुल्फ गैंग के वो सदस्य, मैंने उन सभी को मार डाला। मागो को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके छोटे भाई ने अभी अभी कुछ लोगों को मार डाला है। हालांकि लू किंग के मार्शल आर्टिस्ट होने की पहचान को देखते हुए वह समझ गया। आजकल ऐसा कौन सा मार्शल आर्टिस्ट है जिसके हाथों में कुछ जिंदगियां न हों? जब तक इसमें आम नागरिकों का नरसंहार शामिल नहीं होता, तब तक काउंटी मजिस्ट्रेट को भी मार्शल आर्टिस्टों के आपस में लड़ने और एक दूसरे को मारने की परवाह नहीं होती। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे पूछा, तो फिर आप हान लाओ वू और झाओ शियोंग से अपने माता पिता की मृत्यु के पीछे की सच्चाई के बारे में पूछने में कामयाब नहीं हुए? लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आवेश में आकर बहुत जोर से वार किया और उनसे सवाल करने से पहले ही उन्हें मार डाला। मागो, हत्या करने के मामले में उसका छोटा भाई काफी क्रूर प्रतीत होता था। तो भले ही आपने ब्लैक वुल्फ गैंग के कुछ सदस्यों को मार डाला हो, फिर भी आपको अपने माता पिता की मौत की सही परिस्थितियां नहीं पता हैं? हाँ, यह सही है, लू किंग ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे पता है कि हान लाओ वू और झाओ शियोंग ब्लैक वुल्फ गैंग के मामूली सदस्य थे और उनके कुछ भाई इस इलाके में थे जो मेरे माता पिता की मौत में भी शामिल थे। परिधीय सदस्य? मागो चौंक गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। अध्याय 74। यहाँ से लगभग 50 मील दूर हैप्पी फोर्ट नाम का एक किला है। यहाँ कसिनो और वेश्यालय हैं जो ग्रामीण जमींदारों और बेकार बैठे ग्रामीणों को अपना पैसा खर्च करने के लिए आकर्षित करते हैं। कभी कभी कुछ शहरी लोग भी कुछ नया अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं, जो इस छोटे शहर में संभव नहीं है। वह किला दरअसल ब्लैक वुल्फ गैंग की संपत्तियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि किले का मुखिया ब्लैक वुल्फ गैंग का 9वां नेता है। मुझे लगता है कि आपने जिन हान लाओ वू और झाओ शियोंग का जिक्र किया है, वे शायद वहीं से हैं। मास्टर माँ, इस 9वें नेता की युद्ध कला क्या है? लू किंग ने पूछा। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कुछ असाधारण है। शायद ची और रक्त के दायरे से ऊपर नहीं है, मागो ने जवाब दिया। सिर्फ ची और रक्त क्षेत्र? लू किंग आश्चर्यचकित रह गई। केवल ची और रक्त क्षेत्र से आपका क्या मतलब है? मागो हंसते हुए बोला, भाई लू, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास असाधारण मार्शल कौशल है तो मार्शल आर्ट का अभ्यास करना आसान काम है। आम लोगों के लिए ची और रक्त क्षेत्र तक पहुंचना अनगिनत प्रयासों और कड़ी मेहनत का मतलब है, और तब भी उन्हें केवल भाग्य से ही सफलता मिलती है। बहुत से लोग 10 या 20 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं और वे केवल एक मजबूत शरीर और अधिक कुशल तकनीकें ही हासिल कर पाते हैं, बिना कोई वास्तविक प्रगति किए। लेकिन आप जैसे व्यक्ति के लिए, जो शुरुआत करने के कुछ ही समय बाद ची और रक्त के जुड़ाव के सार को समझ सकता है, आप वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक वुल्फ गैंग का सरगना ब्लैक वुल्फ भी केवल टेंडन्स एंड बोन्स दायरे में है, तो उसका 9वां नेता कितना शक्तिशाली हो सकता है? अगर किसी बाहरी उद्योग का कोई छोटा नेता टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र में होता, तो ब्लैक वुल्फ गैंग काउंटी के 3 प्रमुख गिरोहों में से एक नहीं होता, बल्कि वह नंबर 1 होता। तब लू किंग को एहसास हुआ कि उसने स्थिति को कम करके आंका था। शायद इसलिए क्योंकि वह हाल ही में प्रतिदिन वेई परिवार के साथ बातचीत कर रहा था और उसने देखा कि वेई परिवार का एक गार्ड भी टेंडन्स एंड बोन्स दायरे में था। उसे अवचेतन रूप से यह महसूस हुआ कि टेंडन और बोन्स क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट बहुत आम थे, लेकिन वह ये भूल गया कि वेई परिवार अलग था। ये पूरे प्रांत में एक विशाल इकाई थी, जिसकी तुलना काउंटी के एक छोटे गिरोह से नहीं की जा सकती थी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, गुरुजी माँ। अब मैं चलता हूँ। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद लू किंग जाने की तैयारी करने लगा। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। 1 मिनट रुकिए, भाई लू, मागो ने तुरंत उसे वापस बुलाया। क्या आप हैप्पी फोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, एक बेटे के रूप में, ये जानते हुए कि मेरे माता पिता की मृत्यु के अन्य कारण हैं। मुझे इसकी जांच करनी होगी। लू किंग ने इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ जांच के लिए नहीं जा रहे हैं। मागो की नजरें लू किंग की पीठ पर टंगी युद्ध तलवार पर पड़ी और वह चुपचाप सोचने लगा। हालांकि वह जानता था कि लू किंग को मनाना असंभव था। माता पिता की मृत्यु एक अक्षम्य शत्रुता है। इसके अलावा उसके इस भाई ने पहले ही हैप्पी फोर्ट के लोगों को मार डाला था। ये शत्रुता पहले से ही असहनीय हो चुकी थी। ब्लैक वुल्फ गैंग की सामान्य शैली को जानते हुए मागो समझ गया था कि लू किंग के लिए पहले हमला करना बेहतर होगा। अन्यथा जब ब्लैक वुल्फ गैंग सचमुच कार्रवाई करेगा, तो भले ही लू किंग के पास असाधारण कौशल हो, वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन लू किंग की युद्धकला की कुशलता के बारे में सोचकर मागो को चिंता होने लगी। लू किंग चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय से ही किया था।
यदि वह ची और रक्त के क्षेत्र तक भी पहुंच जाता तब भी उसी क्षेत्र में मौजूद लोगों के बीच शक्ति में काफी अंतर हो सकता था। क्षेत्र का अर्थ युद्ध शक्ति नहीं है। रेल्म केवल मार्शल आर्टिस्ट के शारीरिक गुणों और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन क्या उस क्षेत्र को युद्ध शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, यह मार्शल आर्टिस्ट द्वारा तकनीकों के प्रयोग पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मागो लू किंग के बारे में बहुत आशावादी नहीं था। फिर भी लू किंग ने मार्शल आर्ट का अभ्यास बहुत कम समय के लिए ही किया था। मार्शल आर्ट की तकनीकों का लगन से अभ्यास करने के लिए समय और उन्हें निखारने के लिए वास्तविक युद्ध की आवश्यकता होती है। लू किंग अपना दिन ज्यूली गांव में या तो चिकित्सा का अध्ययन करने या मछली पकड़ने और खेती करने में बिताता था। उसे अपनी तकनीकों को निखारने का अवसर कहाँ मिलता? अगर वह सचमुच हैप्पी फोर्ट में घुस गया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। काफी सोच विचार करने के बाद मागो ने आखिरकार कहा, तो फिर मैं आपके साथ हैप्पी फोर्ट क्यों न चलूं? एक टेंडन और बोन्स क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मागो को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। एक छोटा सा हैप्पी फोर्ट भी उसे रोक नहीं सका। हालांकि लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मास्टर माँ, लेकिन यह मामला मेरे और ब्लैक वुल्फ गैंग के बीच का है। आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। मागो उसे और समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि हैप्पी फोर्ट में बहुत सारे लोग हैं और किले का मुखिया भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। लू किंग के लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक था, लेकिन लू किंग की आंखों में शांत और दृढ़ निश्चय देखकर वह समझ गया कि आगे समझाने बुझाने का कोई फायदा नहीं है। वह केवल इतना ही कह सका, भाई लू, आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत भाग जाना। आमने सामने की लड़ाई मत करना। लू किंग की युद्ध कौशल क्षमता को देखते हुए अगर वह भागने पर ध्यान केंद्रित करता है तो जब तक वह किसी जाल में नहीं फंसता या ब्लैक वुल्फ गैंग का नौवा नेता खुद कार्रवाई नहीं करता तब तक आम गिरोह के सदस्य उसे रोक नहीं सकते थे। मागो को चिंता थी कि लू किंग अपनी युवावस्था के जोश में आकर उग्र हो सकता है और पूरे किले से लड़ सकता है। चिंता मत करो मास्टर माँ, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। लू किंग के युद्ध छुरी लेकर चले जाने के बाद मागो वहीं बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। कुछ देर बाद उसने शियाओ तियान को बुलाया और कहा, घोड़ों को तैयार करो और मेरी तलवार लेकर आओ। मास्टर माँ, क्या यंग मास्टर लू ने यह नहीं कहा था कि वह नहीं चाहते कि हम उनका पीछा करें? जियाओ तियान ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं बस बैठकर देखती रहूं? मागो ने गुस्से से कहा, वेई परिवार ने मुझे भाई लू की देखभाल करने का निर्देश दिया है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं वेई परिवार को कैसे समझाऊंगी? वैसे भी किसने कहा कि मैं भाई लू का पीछा कर रहा हूँ? मुझे अचानक शिकार करने का मन हुआ और मैं हैप्पी फोर्ट के पास से गुजरूंगा। शियाओ तियान अवाक रह गया। ठीक है, आप ही मालिक हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। लेकिन मामा, क्या हम सचमुच ब्लैक वुल्फ गैंग का सामना करने जा रहे हैं? उनसे निपटना आसान नहीं है और परिवार का मुखिया शायद सहमत न हो। क्या तुम मूर्ख हो? मागो ने निराशा से उसकी ओर देखा। भाई लू को वेई परिवार का विशेष स्नेह प्राप्त है और उनके गुरु बूढ़े डॉक्टर चेन भी आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं। वेई परिवार और बूढ़े डॉक्टर चेन के सामने ब्लैक वुल्फ गैंग कुछ भी नहीं है। अचानक मागो जम गई। वैसे क्या बूढ़े डॉक्टर चेन को इसके बारे में पता है? लू किंग को यकीन नहीं था कि उसके गुरु को आज की घटनाओं के बारे में पता था या नहीं, लेकिन वह जानता था कि उसके स्वामी का हृदय दयालु था और वह दूसरों को कष्ट में नहीं देख सकता था। उसे लोगों को चोट पहुंचाना भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने कभी अपने गुरु से ब्लैक वुल्फ गैंग से निपटने में मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा। वह इस मामले को अपने तरीके से सुलझाना चाहता था। मागो से ब्लैक वुल्फ गैंग के प्रतिशोधी स्वभाव के बारे में सुनने के बाद लू किंग समझ गया था कि उसके और गिरोह के बीच केवल एक ही जीवित बच सकता है। फिलहाल उसके पास काउंटी शहर पर धावा बोलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन हैप्पी फोर्ट अभी भी उसकी पहुंच में था। जैसे ही वह ग्रैंड बाजार से निकला और एक छोटे से रास्ते पर चलने लगा, अचानक एक काली आकृति पेड़ से कूदी और उसके कंधे पर आकर बैठ गई। वह शियाओ ली थी। इसी वजह से लू किंग ने मागो को अपने साथ हैप्पी फोर्ट जाने देने से इनकार कर दिया था। जटिल मानसिकता वाले मागो की तुलना में वह शियाओ ली पर अधिक भरोसा करता था, जो उसके लिए परिवार की तरह थी। इसके अलावा शियाओ ली की क्षमता मागो की क्षमता से कहीं अधिक थी। चलो शियाओली, अब से मेरी सुरक्षा तुम पर निर्भर करती है। लू किंग ने काले जानवर के सिर पर थपथपाया। उसकी निगाहें पूर्व दिशा की ओर टिकी हुई थीं। अध्याय 75। क्या ये हैप्पी फोर्ट है? लू किंग एक बड़े पेड़ पर खड़ा था और अपनी आंखों में रहस्यमय भाव लिए सामने स्थित किले को देख रहा था। शियाओली उसके कंधे पर बैठी थी, जिसकी काली आकृति पेड़ की छाया में लगभग पूरी तरह से घुल मिल गई थी। ग्रैंड बाजार छोड़ने के बाद लू किंग ने मागो के निर्देशों का पालन किया और जल्दी ही एक पहाड़ी घाटी में स्थित एक किले को ढूंढ लिया। हालांकि उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। उसने रात होने तक इंतजार करने और फिर चुपके से अंदर घुसने की योजना बनाई थी। चुपचाप लू किंग किले के प्रवेश द्वार के पास एक पेड़ की ओर बढ़ा और उस पर चढ़ गया और चुपचाप घात लगाकर बैठ गया। ची और रक्त क्षेत्र की छोटी उपलब्धि अवस्था में पहुंचने के बाद शरीर पर उसका नियंत्रण काफी बेहतर हो गया था। अपनी सांसों को जानबूझकर नियंत्रित करने के कारण कोई भी उसे महसूस नहीं कर सका। जहां तक जियाओ ली की बात है, उसकी क्षमताओं का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स एक जन्मजात शिकारी था, जिसकी छिपकर शिकार करने की क्षमता मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। अगर यह सचमुच छिपना चाहता तो इसे थोड़ी दूरी से भी देखना मुश्किल होता। यदि लू किंग को शियाओ ली के सटीक स्थान का पता नहीं होता तो वह भी धोखा खा जाता। शायद इसलिए कि उन्हें कभी किसी मुसीबत की उम्मीद नहीं थी,
किले की सुरक्षा व्यवस्था काफी ढीली थी। प्रवेश द्वार पर केवल 2 आदमी ढीले ढाले और लापरवाह तरीके से पहरा दे रहे थे। लू किंग ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए जांच की और पाया कि ये दोनों भी ब्लैक वुल्फ गैंग के बाहरी सदस्य थे, जिससे ये पुष्टि हो गई कि उसने सही जगह का पता लगा लिया था। वह अपनी सांस रोककर चुपचाप पेड़ पर घात लगाए बैठा रहा और रात होने का इंतजार करता रहा। धिक्कार है, कितना उबाऊ है, फिर से हम दोनों को ही पहरेदारी का काम क्यों सौंपा गया है। जैसे ही लू किंग अपनी आंखें बंद करके आराम करने वाला था, तभी अचानक उसने एक गार्ड को निराशा में थूकते हुए सुना, आवाज कम करो, हम यहाँ सबसे कम अनुभवी हैं। अगर हम नहीं तो और कौन, दूसरे गार्ड ने सुस्ती से जवाब दिया। तो फिर वो छोटा चालाक कुत्ता एरगोर अंदर मजे क्यों कर रहा है। पहला गार्ड अब भी असंतुष्ट था। उसकी बहन अब हमारे किले की सबसे ताकतवर सदस्य है, क्या हम उसकी बराबरी कर सकते हैं। दूसरे गार्ड ने आगे कहा, शानदार कार्ड, बकवास, बस एक वेश्या है जो ऊंची जाति की दरबारी होने का नाटक कर रही है। पहले गार्ड ने उपहास उड़ाते हुए कहा, और मैंने सुना है कि एरगो की बहन को उसके माता पिता ने हमें बेच दिया था और उस पैसे से उन्होंने 2 नए घर बनवाए। एरगो न केवल अपनी बहन को सुधारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह उसका शोषण करने के लिए यहाँ आता है। वे सचमुच इंसान नहीं है। नहीं, उनका पूरा परिवार ही इंसान नहीं है। ये सुनकर दूसरा गार्ड चुप रहा। हालांकि वह खुद एक अच्छा इंसान नहीं था, फिर भी उसे लगता था कि एरगो का परिवार वास्तव में अमानवीय था। लू किंग पेड़ पर चुपचाप बैठी सुन रही थी। उसने कोई आवाज नहीं की। ये स्पष्ट नहीं था कि दोनों गार्ड एरगो के बारे में बात जारी रखने के लिए बहुत ही तिरस्कारपूर्ण थे या उन्होंने बस रुचि खो दी थी, लेकिन वे काफी देर तक चुप रहे। जब लू किंग को लगा कि वे चुप रहेंगे, तभी पहले गार्ड ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। फिर भी वांग फू की स्थिति बेहतर है, क्योंकि वह पंचम गुरु और सप्तम गुरु का अनुसरण कर सकता है। उसे अच्छे सौदों में हिस्सा मिलता है। मैंने सुना है कि वह आज सुबह फिर उनके साथ बाहर गया था, शायद किसी और लाभदायक काम के लिए। लू किंग का दिल हलचल से भर गया। वह जानता था कि जिन 5वें गुरु और 7वें गुरु का उल्लेख किया गया है, वे निश्चित रूप से हान लाओ वू और झाओ शियों की होंगे। मुझे इसके बारे में पता है। लगता है ज्यूली गांव में कोई समस्या थी। 5वें मास्टर उसे सुझाने गए हैं। दूसरे गार्ड ने कहा, ज्यूली गांव, क्या यह उस मूर्ख लू मिंग का गांव नहीं है। वहाँ क्या हुआ था, पहले गार्ड ने उत्सुकता से पूछा। 5वें मास्टर और बाकी लोग लू मिंग की जमीन हथियाने गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने पूरी जमीन देने के बजाय कुछ पैसे अपने पास रख लिए। 5वें मास्टर को इस बात का पता चल गया, दूसरे गार्ड ने बताया। ज्यूली गांव के उन ग्रामीणों ने 5वें स्वामी को धोखा देकर जरूर पागलपन किया होगा। अब वो उन्हें जरूर कड़ी सजा देंगे। उन्हें धोखा खाना सबसे ज्यादा नापसंद है। पहला रक्षक चौंक गया। इसीलिए 5वें गुरु और 7वें गुरु आज सुबह वांग फू और अन्य लोगों को लेकर गए थे। उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन हमने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। दूसरे पहरेदार ने आश्चर्य व्यक्त किया। शायद 5वें मालिक को अभी भी मजा आ रहा होगा। तुम्हें पता है, जब उनका मूड खराब होता है तो वो लोगों को परेशान करना पसंद करते हैं। शायद वो अभी उन ग्रामीणों को सजा दे रहे होंगे, पहले गार्ड ने बेपरवाही से कहा। दूसरे गार्ड को ये बात तर्कसंगत लगी। नेताओं में 5वें मास्टर के बारे में अनुमान लगाना सबसे कठिन था और वे सबसे अधिक गुस्सैल स्वभाव के थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0.net वेबसाइट खोजें। अगर उसे लौटने में देर हुई है तो इसका कोई कारण जरूर होगा। यह उनके लिए अनुमान लगाने की बात नहीं थी। मुझे वांग फू और बाकी लोगों से ईर्ष्या हो रही है। 5वें गुरु के पीछे पीछे ज्यूली गांव जाने पर उन्हें शायद बहुत सारा खजाना मिलेगा। पहले रक्षक ने ईर्ष्या से कहा, हमारे विपरीत, हम तो खुले में प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे हैं और हमें कोई लाभ नहीं मिलता। पहले गार्ड ने आह भरी। दूसरा गार्ड भी चुप हो गया। उसे भी ईर्ष्या महसूस हो रही थी, लेकिन वह असहाय था। लू किंग ने उनकी बातचीत से काफी जानकारी जुटाई, लेकिन उनकी आवाजों में ईर्ष्या सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि अगर इन दोनों को हान लाओ वू की मौजूदा स्थिति के बारे में पता चल जाए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। दोनों गार्ड अपनी बेकार की बातचीत जारी रखते हुए लू किंग सुनती रही और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि हैप्पी फोर्ट कितना भ्रष्ट था। उनकी बातचीत सुनकर उसकी हत्या करने की मंशा और बढ़ गई। नीचे खड़े दोनों गार्डों की ओर उसकी निगाहें एकदम ठंडी हो गईं। ये दोनों भले ही सिर्फ चौकीदार हों, लेकिन उनकी बातों से लू किंग समझ गई कि वे अच्छे लोग भी नहीं हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से बुराई करने से परहेज नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। इस समय लू किंग बेसब्री से कामना कर रही थी कि रात जल्दी आ जाए। अध्याय 76। समय धीरे धीरे बीतता गया और लू किंग पेड़ की चोटी पर घात लगाकर बैठी रही। दूसरी ओर मागो की चिंता बढ़ती जा रही थी। क्या स्थिति है? क्या आपको भाई लू का कोई सुराग मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। दाशा और मैंने कई बार इलाके की छानबीन की है, लेकिन लू किंग का कोई सुराग नहीं मिला है, जियाओ तियान ने जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम बहुत देर से पहुंचे और भाई लू को पहले ही पकड़ लिया गया है? मागो ने बढ़ती चिंता के साथ कहा। मुझे शक है, जियाओ तियान हिचकिचाते हुए बोला। हम यहाँ काफी देर से हैं और हैप्पी फोर्ट में किसी तरह की हलचल का कोई संकेत नहीं है। अगर भाई लू अंदर गए होते तो इतनी शांति नहीं होती। मुझे लगता है कि भाई लू कहीं छिपकर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मागो ने इस बारे में सोचा और सहमत हो गया। लू किंग ची और रक्त क्षेत्र का योद्धा था। यदि वह प्रवेश कर जाता तो हैप्पी फोर्ट बिना किसी बाधा के उससे निपट नहीं पाता।
जैसा कि शियाओ तियान ने कहा था, यह अधिक संभावना थी कि लू किंग घात लगाकर बैठा था और हमला करने के लिए तैयार था, तो हम भी इंतजार करेंगे। हम भाई लू को कुछ भी नहीं होने दे सकते। मागो ने अपनी चिंता को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। शियाओ तियान और दाशा ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर यह वही सामान्य मास्टर माँ होते तो वे ऐसी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करते। ये स्पष्ट था कि मास्टर माँ लू किंग को कितना महत्व देते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सामान्य संयम भी खो दिया था। इस बात से अनविज्ञ कि मागो पहाड़ के दूसरी ओर उसका समर्थन करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को लेकर आया था। लू किंग पेड़ में छिपा रहा और रात होने तक समय की प्रतीक्षा करता रहा। अंततः शाम ढल गई और आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। रोशनी से हैप्पी फोर्ट जगमगा उठा, जिससे वह एक शानदार दृश्य में तब्दील हो गया। दोपहर भर आराम करने के बाद लू किंग ने अपनी आंखें खोलीं और कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। सतर्क रहें, मेहमान जल्द ही आने वाले हैं। नीचे खड़े दोनों गार्ड सीधे खड़े हो गए। अब वे इधर उधर नहीं घूम रहे थे। लू किंग को तब एहसास हुआ कि हैप्पी फोर्ट एक रात्रिकालीन अभियान था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतने समय तक उसे कोई अंदर आता हुआ नहीं दिखा। बत्तियां जलते ही लू किंग ने लोगों को आते हुए देखा। साधारण वस्त्र पहने ग्रामीण पैदल चलकर आए, जबकि रेशम और साटन के वस्त्र पहने जमींदारों को पालकी में बिठाकर लाया गया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और कामुक भाव वाले एक बूढ़े व्यक्ति को भी देखा। ये बात समझ से परे थी कि इन लोगों को इस कुकर्म के अड्डे में खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से मिला। जैसे ही मेहमानों के आगमन के दौरान लू किंग अपना कदम उठाने ही वाला था, अचानक किले के द्वार के पास एक हलचल मच गई। लू किंग ने 40 वर्ष के एक व्यक्ति को एक युवती के साथ हाथापाई करते देखा। लड़की की चीखें दिल दहला देने वाली थीं, जब वह आदमी का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। पिताजी, कृपया इस पैसे को जुए में मत उड़ाइए। मैंने माँ की दवा के लिए इसे कमाने के लिए कई दिनों तक कड़ाई की थी। बकवास, तुम्हारा पैसा मेरा है, मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारी माँ की बीमारी गंभीर नहीं है, वो इसे सह सकती है। एक बार मैं जीत गया तो मेरे पास हमारे लिए जरूरत का सारा पैसा होगा और तुम जितनी चाहो उतनी दवाइयाँ और डॉक्टर खरीद सकते हो। पिताजी, नहीं, माँ ने कल खून की उल्टी की थी। अगर उन्हें जल्द ही डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लड़की अपने पिता से बुरी तरह लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह ठीक है, कुछ दिनों के आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी, उस आदमी ने गुस्से से कहा। छोड़ो, वरना मैं तुम्हें लात मारूंगा। पिताजी, कृपया, दवा के बिना माँ मर जाएंगी। लड़की सिसकते हुए उसका हाथ छोड़ने से इनकार कर रही थी। तो उसे मरने दो, उस आदमी ने अपनी बेटी को लात मारकर दूर फेंक दिया। मेरे लिए बोझ कम हो जाएगा। अपने पिता की क्रूरता से स्तब्ध लड़की ने उसे किले में प्रवेश करते हुए देखा और दौड़कर उसका पैर पकड़ लिया। पिताजी, कृपया जुआ मत खेलिए, मुझे पैसे वापस दे दीजिए। छोड़ दो, उस आदमी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसने उसे रोक लिया। दर्शक, जिनमें अधिकतर हैप्पी फोर्ट के मेहमान थे, दया की बजाय मनोरंजन के भाव से देख रहे थे। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0vfr.net वेबसाइट खोजें। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, झाओ लाओसान, अपनी बेटी को भी संभाल नहीं सकते? अगर नहीं संभाल सकते तो उसे हमारे पास छोड़ दीजिए, हम उसे ठीक से प्रशिक्षित कर देंगे। गार्ड के सुझाव पर झाओ लाओसान की आंखें चमक उठीं। मास्टर चेन, क्या आपका यही मतलब है? क्या आप उसे ले जाएंगे? गार्ड अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ लाओसान उसे गंभीरता से लेगा। उसने लड़की पर नजर डाली और पाया कि वह काफी खूबसूरत थी। सोच समझकर फैसला करो। एक बार वह किले में पहुंच गई तो उसे छुड़ाना मुश्किल होगा। गार्ड ने चेतावनी दी। कोई बात नहीं, वैसे भी वह एक बोझ है। अपनी कीमत बताओ, झाओ लाओसान ने उत्सुकता से कहा, अपने जुए के पैसों के बारे में सोचते हुए। मुझे किसी को बुलाकर उसका मूल्यांकन करवाना होगा, गार्ड ने कहा। धन्यवाद, मास्टर चेन। झाओ लाओसान ने झुककर अभिवादन किया। पिताजी, लड़की अविश्वास से देखती रही जब गार्ड किसी को बुलाने गया। वह घबरा गई और भागने की कोशिश करने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? झाओ लाओसान ने उसे पकड़ लिया और वापस घसीटते हुए ले गई। पहले भी तुम घर नहीं जाते थे, अब भी नहीं जाओगे? यहीं रुकोगे और मेरे लिए पैसे कमाओगे? पिताजी, नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे बेच नहीं सकते। लड़की डर के मारे रोने लगी। मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, यहाँ तुम्हारा जीवन अच्छा बीतेगा, घर पर कड़ाई करने से कहीं बेहतर। तुम्हें अपनी माँ के लिए पैसे चाहिए थे तो यहाँ कमा लो। झाओ लाओसान उसे घसीटकर गेट तक ले गई। तभी पहरेदार अंदर से किसी को लेकर वापस आया। ये सौदा तब हुआ जब लड़की हताशा से देखती रही। झाओ लाओसान को चांदी के सिक्के मिले, जबकि लड़की को रोते हुए अंदर घसीट कर लाया गया। अपनी बेटी की गुहारों को अनसुना करते हुए झाओ लाओसान अपनी नई नई संपत्ति की प्रशंसा कर रहा था और अपने जुए से कमाए पैसों के बारे में सोच रहा था। झाओ लाओसान, तुम तो बेरहम हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि घर पहुंचते ही तुम्हारी पत्नी तुम्हें मार डालेगी? किसी ने उपहास उड़ाते हुए कहा। वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी, झाओ लाओसान ने गुस्से से कहा। और तुम कौन होते हो बोलने वाले? क्या तुमने अपनी विधवा भाभी को नहीं बेचा था? इससे वह आदमी चुप हो गया। झाओ लाओसान, क्या आपकी बेटी अविवाहित है? एक मोटे आदमी ने पूछा। हाँ, वह 16 साल की है, झाओ लाओसान ने जवाब दिया। अच्छा, आज रात मैं उसके साथ खूब मजे करूंगा, उस आदमी ने झाओ लाओसान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो फिर आपको झाओ लाओसान को ससुर कहना चाहिए, किसी ने मजाक में कहा।
चुप रहो, वह इसके लायक नहीं है, मोटे आदमी ने पलटकर जवाब दिया। द्वार हंसी से गूंज उठा, लेकिन झाओ लाओसान का चेहरा उदास हो गया। पेड़ पर लू किंग खड़ा हो गया। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाली ठंडी आभा ने शियाओ ली को झकझोर दिया। नीचे का दृश्य देखकर लू किंग ने अपना गुस्सा काबू में रखा। अभी समय नहीं आया था। वह चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा, अंधेरे का फायदा उठाकर किले की सुरक्षा में एक कमजोर जगह ढूंढी और अंदर घुस गया। जियाओ ली मजबूती से उसके कंधे पर बैठी रही। अंदर जाकर लू किंग ने किले की बनावट का जायजा लिया। यह विशाल था, जिसमें कई इमारतें थीं, जिनमें सबसे प्रमुख केंद्र में स्थित एक लंबा लकड़ी का टावर था। यही उसका लक्ष्य था। परछाइयों का फायदा उठाते हुए लू किंग किले में तेजी से आगे बढ़ा और शियाओ ली उसे आसपास के लोगों के बारे में सचेत करती रही। वह चुपके से आगे बढ़ा और मुख्य टावर के पास पहुंचा। तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एक मोड़ मुड़ते ही उसने भड़कीले कपड़े पहने एक महिला और 2 पुरुषों को उस लड़की को लाते हुए देखा, जिसे उसने पहले देखा था। रस्सी से बंधी हुई वह लड़की धीरे धीरे चल रही थी, जिससे उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। उसकी निराशा देखकर लू किंग हिचकिचाई, लेकिन फिर चुपचाप उसके पीछे चली गई। उन्होंने लड़की को किले के एक कोने में स्थित एक पत्थर की इमारत में धकेल दिया। लू किंग ने यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे देख नहीं रहा है, इमारत की ओर प्रस्थान किया। अंदर से उसे एक तीखी, कठोर आवाज सुनाई दी, इसे कैद कर लो। 3 दिन तक भूखा रखो, ये सुधर जाएगी। और तुम बाकी लड़कियां, अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हें भेड़ियों को खिला दिया जाएगा। झांकते हुए लू किंग ने दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके भीतर दबी हुई हत्या करने की इच्छा अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी। अध्याय 77। जियाओ आंटी, अगर हम इन्हें ऐसे ही भूखा छोड़ देंगे तो क्या ये भूख से मर जाएंगी? हमने इन छोटी बच्चियों को खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च किया है। अगर एक भी मर गई तो घर के मुखिया हमें नहीं छोड़ेंगे। एक धुंधले से कमरे में हैप्पी फोर्ट के एक गुंडे ने पूछा। चिंता मत करो, मुझे अनुभव है। ये लड़कियां बहुत जिद्दी हैं। अगर हम इन्हें भूखा रखकर आज्ञाकारी नहीं बनाते और इनकी विद्रोही प्रवृत्ति को कुचलकर खत्म नहीं करते, तो जब ये मेहमानों का स्वागत करने लगेंगी और नखरे दिखाने लगेंगी, तब परेशानी होगी और ग्राहक भी नाराज हो जाएंगे। मेकअप से लदी अधेड़ उम्र की महिला चीखी, तुम लोग बस अनुभवहीन हो। चिंता मत करो, ये भूख से नहीं मरेगी। ये लड़कियां तो बस हड्डियां हैं। जब तक इन्हें पीने के लिए थोड़ा पानी मिलता रहेगा, कुछ दिनों में भी ये नहीं मरेगी। बेशक, आपके व्यापक अनुभव की बराबरी कौन कर सकता है, जियाओ आंटी। सब जानते हैं कि आप कभी स्प्रिंग मून पवेलियन की शीर्ष दरबारी थीं। स्वाभाविक रूप से आप हमसे कहीं अधिक जानकार हैं, उस गुंडे ने चापलूसी करते हुए कहा। हाँ, हमारे किले में मौजूद लड़कियों को देखो। तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद उनमें से कौन बात नहीं मानती और आज्ञा नहीं सुनती? ये सब तुम्हारी वजह से है, जियाओ आंटी, एक और गुंडे ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। हे, तुम नन्हे मुन्ने तो बोलना ही जानते हो। जियाओ आंटी ने एक तीखी हंसी हंसी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, जिससे उनके चेहरे का मेकअप लगभग उतर ही गया। हालांकि अगले ही पल हंसी अचानक रुक गई, क्योंकि एक ब्लेड की नोक उसकी छाती से निकली और उसे भेदते हुए आर पार हो गई। जियाओ आंटी, क्या हुआ? अंधेरे में दोनों बदमाशों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसे अचानक चुप होते देख उन्होंने हैरानी से पूछा। फिर उनके लिए भयावह दृश्य में उन्होंने जियाओ आंटी के शरीर को पीछे की ओर उल्टे हुए देखा, जो पत्थर की दीवार से टकराया, खून के छींटे उड़े और जमीन पर लुढ़क गया। यह अनिश्चित था कि वह जीवित है या मर गई है। इसी बीच जियाओ आंटी के पीछे से एक आकृति प्रकट हुई। कौन है भाई? दोनों बदमाशों को तुरंत पता चल गया कि कोई दुश्मन घुसपैठ कर चुका है। हालांकि इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, अगले ही पल तलवार चमकी और उनके गले पर वार कर दिया। मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रहे दोनों बदमाश डर के मारे अपना गला पकड़कर जमीन पर गिर पड़े और उनकी आवाज भी थम गई। मुंह खुले रह गए। बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। उंगलियों से खून बह रहा था। आंखें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। चीखती हुई नैया लड़की को छोड़कर बाकी सभी कोनों में दुबक गए, कांपते हुए और दहशत से उस दृश्य को देखते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में मिले कठोर सबक ने उन्हें इस कदर डरा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे चिल्लाने से भी डरते थे। लड़की को तुरंत कुछ एहसास हुआ। उसने अपना मुंह ढक लिया और दोबारा आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। तीनों बदमाशों को मारने के बाद लू किंग के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं दिखा। लगभग रात्रि दृष्टि क्षमता के साथ वह मोटी बाड़ से अलग किए गए धुंधले कोने में स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वहां 7-8 लड़कियां लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थीं। उनकी शक्ल सूरत देखकर लगता था कि सबसे बड़ी की उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं होगी और सबसे छोटी की उम्र शायद 8-9 साल ही होगी। हाल ही में पकड़ी गई लड़की को छोड़कर ये सभी लड़कियां अस्त व्यस्त और दुबली पतली थीं। न तो इंसान जैसी दिख रही थीं और न ही भूत जैसी। इन डरी हुई लड़कियों को देखकर लू किंग को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे दिलासा दे। वह केवल इतना ही कह सका, यहीं रहो और हिलना मत। मैं थोड़ी देर में तुम्हें बचाने वापस आऊंगा। इतना कहकर लू किंग कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़े होकर तेज रोशनी को देखते हुए लू किंग की निगाहें ठंडक से भरी हुई थीं। महज 3 बदमाशों को मार गिराने से उसके मन को जरा भी शांति नहीं मिली, बल्कि उसके दिल में हत्या करने की इच्छा और भी ज्यादा उबल रही थी।
कमरे में मौजूद लड़कियों की दुर्दशा देखकर उसे याद आया कि हान लाओ वू और उसका गिरोह आज ज्यूली गांव में शियाओ यान को पकड़ने के इरादे से आए थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसमें थोड़ी सी भी ताकत न होती और शियाओ यान को पकड़कर यहाँ लाया जाता तो क्या होता। शियाओ ली, क्या तुम इस किले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का पता लगा सकती हो? काफी देर की चुप्पी के बाद लू किंग ने शांत स्वर में पूछा। जियाओ ली ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा, फिर एक दिशा की ओर इशारा किया। लू किंग ने देखा तो पाया कि यह वास्तव में किले के केंद्र में स्थित सबसे ऊंची और सबसे प्रमुख लकड़ी की इमारत थी। तो यह वहाँ है ना? लू किंग अपने हाथ में चाकू लिए धीरे धीरे उस ऊंचे लकड़ी के भवन की ओर चलने लगा। इस बार उसने अपना रूप नहीं छिपाया। उसके सीने में जल रही हत्या की तीव्र इच्छा ने उसे छुपकर शिकार करने की इच्छा से मुक्त कर दिया। अब उसे बस अपने अंदर उबल रही इस जानलेवा भावना को बाहर निकालने की जरूरत थी। अपनी क्षमता को सक्रिय करते हुए लू किंग सीधे लकड़ी की इमारत की ओर चल पड़ा। अचानक लालटेन लिए और लकड़ी की छड़ें पकड़े हुए दो आदमी एक कोने से मुड़े और इलाके में गश्त करते हुए दिखाई दिए। लू किंग को चाकू और कंधे पर एक अजीब से छोटे जानवर के साथ देखकर वे चौंक गए। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया, रुको, तुम कौन हो? शब्द पूरे होने से पहले ही लू किंग आगे बढ़ा। उसकी आकृति पलक झपकते ही दोनों पुरुषों के बीच से निकल गई। अगले ही पल उसके पीछे से दो सिर उड़कर आए और हैप्पी फोर्ट के गश्ती दल के दोनों गुंडे हाथ पैर पटकते हुए जमीन पर गिर पड़े। एक ही वार में दोनों बदमाशों को ढेर करने के बाद लू किंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ता रहा। कुछ और कदम चलने के बाद उसने लकड़ी की इमारत की दिशा से एक आदमी को आते हुए देखा, जो अपने मन में हरामखोर, असंभव और परिस्थिति पलट देना जैसी गालियां बड़बड़ा रहा था। जब उस आदमी ने देखा कि कोई उसका रास्ता रोक रहा है तो उसने ऊपर देखा और गाली देते हुए कहा, क्या बकवास है, रास्ते से हट जाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं चल रहा हूँ? अपनी गाली देते देते लू किंग के हाथ में चाकू देखकर वह अचानक चुप हो गया, जैसे किसी बत्तख की गर्दन पकड़ ली गई हो। लू किंग ने सिर पर निशान वाले उस आदमी को देखा और उसे किले के बाहर पहले सुनी गई बातचीत याद आ गई। बिना किसी झिझक के उसने हल्के से अपना हाथ घुमाया और एक और सिर ऊपर की ओर उड़ गया। सिर पर निशान वाले उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसे दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं दिया गया। खून के छींटों से बचते हुए लू किंग लकड़ी की इमारत की ओर बढ़ती रही। इस समय तक वह लकड़ी की इमारत के काफी करीब पहुंच चुका था। चाकू और लाठी लिए दो आदमी इमारत के निचले हिस्से में स्थित बड़े दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। ये दृश्य देखकर वे चौंक गए और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। आप क्या कर रहे हो? दोनों आदमियों को दौड़ते हुए देखकर लू किंग ने इस बार अपनी चाकू नहीं निकाली। इसके बजाय वह थोड़ा झुक गया और अगले ही पल उसकी शक्तिशाली रक्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसके पैरों ने कठोर जमीन पर दो पद चिन्ह छोड़े और उसका शरीर उस स्थान से गायब हो गया। वह दोनों आदमियों की ओर तेजी से बढ़ा। फिर जब वे करीब आ गए तो दो जोरदार धमाकों के साथ हड्डियों के टूटने जैसी कई आवाजों के बीच दोनों गार्ड और भी तेजी से पीछे की ओर उड़ गए। वे लकड़ी की इमारत का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे चीख पुकार मच गई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0vfr.net वेबसाइट खोजें। चीख पुकार के बीच लू किंग लकड़ी की इमारत में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर बैठा छोटा जानवर पहले ही गायब हो चुका था। अंदर जाकर लू किंग ने चारों ओर नजर डाली और जल्दी से दृश्य का जायजा लिया। लकड़ी की इमारत का भूतल बहुत विशाल था। वह जगह देखने में जुआघर जैसी लग रही थी, लेकिन बीच में रखी बड़ी मेज, जिस पर जुए के कई औजार रखे थे, उन दो गार्डों के लातों से कुचलकर चकनाचूर हो गई थी, जिन्हें उसने अंदर धकेल दिया था। सिक्के और टूटे हुए चांदी के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे। विभिन्न जुआरी और कम कपड़े पहनी लड़कियां दोनों ओर घबराकर छिप रही थीं। लू किंग को अंदर आते देख सब लोग उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इसी क्षण ऊपर से क्रोध से भरी एक आवाज आई, मेरे खुशहाल किले में दखल देने की हिम्मत कौन करता है? लू किंग ने ऊपर देखा तो पाया कि कई लोग दूसरी मंजिल से बाहर निकल रहे थे। खासकर उनका ध्यान उस लंबे कद के व्यक्ति पर था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। वह अचानक मुस्कुराया और बोला, स्वाभाविक रूप से यहाँ कोई तुम सबको मारने आया है। अध्याय 78। वेई शान, जिसे हृदय चोर भेड़िया उपनाम दिया गया था, ब्लैक वुल्फ गैंग का नौवां नेता और हैप्पी फोर्ट का स्वामी था। वह अपने क्रूर और धूर्त स्वभाव और अथाह लालच के लिए कुख्यात था। साधना स्तर, जन्मोत्तर ची और रक्त क्षेत्र, मुक्केबाजी और पंजे की तकनीकों में निपुण और मानव हृदय निकालने का शौकीन। लू किंग ने ऊपर ब्लैक वुल्फ गैंग के 9वें नेता के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। जैसा कि मागो ने कहा था, हैप्पी फोर्ट का ये स्वामी केवल ची और रक्त के स्तर पर ही था। वह भी ची और रक्त की महान पूर्णता तक नहीं पहुंचा था, ठीक उसी तरह जैसे वह व्यक्ति जिसने ची और रक्त क्षेत्र की छोटी पूर्णता को मुश्किल से हासिल किया था। उसने अपने बगल में खड़े कुछ लोगों पर एक नजर डाली, जो सभी साधारण मार्शल आर्टिस्ट थे और जिन्होंने अभी तक मार्शल आर्ट का मार्ग नहीं अपनाया था। उनकी दी गई जानकारी के आधार पर वे संभवतः हान लाओ वू की तरह इस किले के नेता थे। सब लोग यहाँ हैं, बहुत बढ़िया, मुझे आप सबको एक एक करके ढूंढने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। ऊपर मौजूद लोगों को देखते हुए लू किंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने पहले जिन कुछ गुर्गों को मार गिराया था, उससे उसकी हत्या करने की मंशा कम नहीं हुई थी, बल्कि वह और भी प्रबल हो गई थी। जब हॉट स्नैचर वुल्फ ने लू किंग का रूप स्पष्ट रूप से देखा तो वह अचंभित रह गया। उसने पहले सोचा था कि ब्लैक वुल्फ गैंग का कोई दुश्मन गड़बड़ी पैदा कर रहा है। अब ये देखकर कि वह एक ऐसा युवक था जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, वह आश्चर्यचकित रह गया।
लू किंग से उमड़ती रक्त ऊर्जा को महसूस करते हुए उसका हृदय कांप उठा। इतनी कम उम्र में और इतनी प्रचुर मात्रा में रक्त ऊर्जा के साथ ची और रक्त क्षेत्र तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने किशोरावस्था में ही ची और रक्त क्षेत्र की लघु पूर्णता भी प्राप्त कर ली थी। यह महसूस करते ही हॉट स्नैचर वुल्फ का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि इस तरह के दुर्लभ युवा प्रतिभावान व्यक्ति का अक्सर एक मजबूत पृष्ठभूमि होती है। उनके हैप्पी फोर्ट ने कब ऐसे व्यक्ति को उकसाया था, या फिर क्या यह इसलिए था कि मुख्य गण ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, युवा नायक, तुम कौन हो? मेरे खुशहाल किले में क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हो? क्या कोई गलतफहमी हुई है? अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम निश्चित रूप से माफी मांगेंगे। उनके शब्दों ने उनके बगल में खड़े लोगों को चौंका दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने नेता को इतना विनम्र होते देखा, खासकर एक छोटे लड़के के प्रति। वह लड़का किले में उपद्रव मचाने और लोगों को मारने आया था, फिर भी उनके नेता ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। ये लड़का कौन था? सभी लोग लू किंग की ओर दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उनकी शक्ति ची और रक्त के दायरे तक भी नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वे लू किंग की पृष्ठभूमि को नहीं देख पाए। हॉट स्नैचर वुल्फ के तीखे सवाल को सुनकर लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वास्तव में जो लोग किले के मुखिया बनने के योग्य थे वे कभी भी मूर्ख नहीं थे, लेकिन वह उनके साथ शब्दों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके दिल में पनप रही हत्या की मंशा ने उसे इन लोगों के साथ झूठी विनम्रता दिखाने से रोक दिया था। इसके अलावा उसे ये भी आभास हुआ कि बाहर से और भी लोग इस तरफ आ रहे हैं। जाहिर है किले के अन्य सदस्य भी इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि लू किंग हैप्पी फोर्ट में किसी को भी जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वह उनके रक्षात्मक इंतजाम करने का इंतजार भी नहीं करने वाला था। इसलिए हॉट स्नैचर वुल्फ की जांच का सामना करते हुए वह चुप रहा, घोड़े की मुद्रा में शरीर को थोड़ा नीचे झुकाकर 4 डायरेक्शंस ब्लेड के प्रारंभिक रूप को धारण कर लिया। उसकी संपूर्ण रक्त ऊर्जा विस्फोटित हो गई और उसके हृदय में दबी हुई हत्या की मंशा अब और दबी नहीं रही। हृदय चोर भेड़िए की ओर उमड़ पड़ी। इस तीव्र हत्या के इरादे को महसूस करते हुए हॉट स्नैचर वुल्फ का चेहरा बदल गया। वह जानता था कि अब और बात करने का कोई फायदा नहीं है। लड़के के उस घातक इरादे ने उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि लू किंग के मन में उसके प्रति इतनी तीव्र हत्या की भावना क्यों थी, लेकिन इससे सही चुनाव करने की उसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। हमला करो, इस लड़के को मार डालो, हृदय चोर भेड़िए ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। हालांकि लू किंग की कार्रवाई उसके आदेश से भी तेज थी। जैसे ही उसके मुंह से पहला शब्द निकला, लू किंग का शरीर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया और वह दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। जब तक उसने बोलना समाप्त किया, लू किंग उसके सामने झपट पड़ा। अपने हमले की गति का उपयोग करते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और हृदय चुनने वाले भेड़िए की ओर ऊपर की ओर वार किया। लू किंग ने इस प्रहार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। रक्त ऊर्जा के पूर्ण विस्फोट के अलावा इसमें वह असीम हत्यारा इरादा भी समाहित था जिसे उसने हैप्पी फोर्ट पहुंचने के बाद से दबा रखा था। जैसे ही तलवार चली, लू किंग की आत्मा में मानो एक परिवर्तन आया और 4 दिशाओं वाली तलवार के बारे में उसकी समझ एक बार फिर बढ़ गई। उसके मन में अचानक उस विलक्षण शक्ति द्वारा 4 डायरेक्शंस ब्लेड के प्रारंभिक मूल्यांकन का विचार कौंध गया। चारों दिशाओं की तलवार अपनी तीव्र गति के साथ नरसंहार की ओर झुक गई। 4 डायरेक्शंस ब्लेड कभी भी जटिल चालों की तकनीक नहीं रही है। इसमें सब कुछ या कुछ नहीं वाली रणनीति पर जोर दिया गया था। हर वार में पूरी ताकत का इस्तेमाल करना और अपने सामने आने वाले सभी दुश्मनों को मार गिराने का दृढ़ संकल्प रखना। हॉट स्नैचर वुल्फ को उम्मीद नहीं थी कि लू किंग इतनी तेजी और निर्णायक रूप से आएगी। लू किंग की तलवार की गति को महसूस करते ही उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह इस झटके को सीधे तौर पर सहन नहीं कर सकता। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0vfr.net वेबसाइट खोजें, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। बिना किसी विचार के सहज रूप से हॉट स्नैचर वुल्फ ने अपने हाथ सामने की ओर बांध लिए और जोर से पीछे हट गया। टकरा जाना। लू किंग की तलवार अपनी तीव्र गति के साथ बिना किसी रुकावट के दूसरी मंजिल की रेलिंग और फर्श को चीरती हुई सीधे हॉट स्नैचर वुल्फ की छाती की ओर बढ़ी, जिसका उद्देश्य उसे 2 हिस्सों में काट देना था। हालांकि जब तलवार उसकी मुड़ी हुई भुजाओं तक पहुंची तो लू किंग को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे वह उन्हें तुरंत अलग करने में विफल रहा। धमाका। शक्तिशाली ताकतों के टकराव के साथ साथ हॉट स्नैचर वुल्फ के जानबूझकर पीछे हटने के कारण उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसके पीछे के दरवाजे से टकराकर टूट गया और आंखों से ओझल हो गया। बड़े भाई लू किंग के प्रभाव से पहले से ही भयभीत अन्य नेता इसे देखकर अब और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका शक्तिशाली नेता एक ही वार में इतनी आसानी से हवा में उड़ जाएगा। ये लड़का कहाँ से आया? क्या ये सचमुच ची और रक्त क्षेत्र की तलवार तकनीक है? जमीन पर लौटते हुए, गला मीठा और सीना जकड़ा हुआ, हृदय चोर भेड़िया, जो पहले से ही आंतरिक रूप से बुरी तरह घायल था, अपनी बाहों को देखने लगा। उसके विशेष रूप से निर्मित महंगे स्टील के कवच, जिन पर अब गहरे ब्लेड के निशान थे और जो पूरी तरह से फट चुके थे, ने उसे भय से भर दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक साथी ची और ब्लड रियल मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वह लू किंग के एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगा। पलायन। दिल चुराने वाले भेड़िए ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक ही मुठभेड़ के बाद वह बुरी तरह घायल हो गया और उसके सुरक्षात्मक उपकरण आधे से अधिक नष्ट हो गए।
उसे एहसास हुआ कि अगर वह अभी नहीं भागा तो आज वह यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। बिना किसी झिझक के वह उठा, अपने पीछे की खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? लू किंग ने तुरंत ही हॉट स्नैचर वुल्फ के इरादे को भांप लिया। उसकी तलवार ने एक चाप बनाया, सिर उड़ गए। हैप्पी फोर्ट के कभी अहंकारी रहे सभी नेताओं का सिर लू किंग के एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया गया। उस बदमाश को खदेड़ने के बाद लू किंग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दूसरी मंजिल के लकड़ी के फर्श को तोड़ दिया और हॉट स्नैचर वुल्फ का पीछा किया। अध्याय 79। जैसे ही लू किंग ने हॉट स्नैचर वुल्फ का पीछा किया, लकड़ी की इमारत में डरे हुए जुआरी धीरे धीरे कांपते हुए जमीन से उठने लगे। उन्होंने दूसरी मंजिल पर पड़े सिर कटे शवों और नीचे बहते खून को देखा। उनके शरीर कांप रहे थे, फिर भी वे इमारत से भागने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बाहर उनका सामना उस घातक सितारे से न हो जाए। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि ग्राम प्रधान उस घातक सितारे को मार डालेगा, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। हैप्पी फोर्ट के कई नेताओं को मारने में लू किंग को लगभग कुछ ही समय लगा। दूसरी मंजिल से कूदते ही उसने हॉट स्नैचर वुल्फ को एक छोटी इमारत के पीछे छिपकर भागने की कोशिश करते हुए देख लिया। दिल चुराने वाले भेड़िए, तुम बच नहीं सकते। लू किंग की आवाज मीलों तक गूंजी। वह जमीन पर उतरा, उसकी रक्त शक्ति उमड़ रही थी और वह तेजी से उस छोटी इमारत की ओर बढ़ा। बच्चे, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। दिल चुराने वाले भेड़िए को उम्मीद नहीं थी कि लू किंग इतनी जल्दी उसका पीछा कर लेगा। भेद खुलते ही वह तुरंत दूसरी दिशा में भाग गया। आज तो तुम्हारी मौत निश्चित है। दोनों ने गांव में एक जानलेवा पीछा शुरू कर दिया। लू, छोटा भाई, सचमुच घुसपैठ कर चुका है। हैप्पी फोर्ट के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रही मागो ने ये चीखें सुनी और वह बेहद खुश हुई, लेकिन हैरान भी थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि लू अंदर हावी हो रहा है? खैर, मागो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। पूरी दोपहर उसे परेशान करती रही। एक तरफ उसे चिंता थी कि कहीं हैप्पी फोर्ट के लोगों ने लू किंग को चुपचाप निपटा न दिया हो। दूसरी तरफ उसे डर था कि जबरदस्ती अंदर घुसने से लू किंग की योजना बिगड़ सकती है। यह अनिश्चितता उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। अब सोचता है तो लगता है कि उसे शुरू से ही लू किंग के साथ जाने की जिद करनी चाहिए थी। चलो, अंदर लड़ाई हो रही है, चलो चलने की तैयारी करते हैं। जैसे ही मागो और उसके आदमी आगे बढ़े, लू किंग आखिरकार हॉट स्नैचर वुल्फ के पास पहुंच गया। हालांकि दोनों की रैंक लगभग एक जैसी थी, हॉट स्नैचर वुल्फ पहले से ही घायल था, जिससे उसकी चलने फिरने की क्षमता प्रभावित थी। लू किंग ने वार किया और हालांकि हॉट स्नैचर वुल्फ ने अपनी बाह से वार रोका, फिर भी वह कई कदम पीछे हट गया और हाँफते हुए एक दीवार से टिक गया। तो यह एक बाजूबंद है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह इतना मजबूत है। इसने मेरे 2 वार रोक दिए। लू किंग ने हॉट स्नैचर वुल्फ की फटी हुई आस्तीन के नीचे छिपे स्टील के बाजूबंद को देखा। बच्चे, क्या तुम्हें मुझे मारना ही है? हृदय चुनने वाले भेड़िए ने हौंफते हुए कहा। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध भरा हुआ था। तुम जैसे नीच लोग 100 बार मरकर भी अपने पाप नहीं धो सकते, लू किंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मुझे क्या देना चाहते हो, पैसा या औरतें? मेरे पास बहुत कुछ है, सब तुम्हारा है। दिल चुराने वाले भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। लू किंग ने बोलना बंद कर दिया और फिर से वार किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? ये समझते हुए कि लू किंग उसे नहीं छोड़ेगा, हॉट स्नैचर वुल्फ ने पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी ब्लड ची खून की शक्ति इकट्ठा की और लू किंग पर हमला कर दिया। हाथ से हाथ की लड़ाई में माहिर होने के कारण लू किंग की लंबी तलवार का सामना करने के लिए उसे उसके करीब जाना जरूरी था, लेकिन लू किंग ने उसकी मंशा भांप ली थी। उसकी शक्तियों से मिली जानकारी से हॉट स्नैचर वुल्फ की हाथ से हाथ की लड़ाई में महारत का पता चल गया था। जैसे ही हॉट स्नैचर वुल्फ ने दूरी कम करने की कोशिश की, लू किंग ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में उसे पीछे धकेल दिया। फिर भी हॉट स्नैचर वुल्फ ने तलवार को चकमा दिया और दोबारा हमला किया, लेकिन एक बार फिर पीछे हट गया। इस बार वह तलवार से पूरी तरह नहीं बच पाया। उसके दाहिने कंधे पर एक गहरा घाव हो गया, जिससे उसका हाथ लगभग कट गया। पहले से ही अंदरूनी रूप से घायल, इस नए घाव ने उसकी गति और धीमी कर दी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। या तो वह मरता या लू किंग के 3 फीट के करीब पहुंचकर ही वह बच सकता था, अन्यथा अंततः उसकी हत्या कर दी जाती। इस प्रकार उनकी लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई। हॉट स्नैचर वुल्फ ने हताशा में दूरी कम करने का प्रयास किया, जबकि लू किंग की तलवार ने उसे रोके रखा। समान पदवी होने के बावजूद वे बराबरी पर थे और एक घातक संघर्ष में उलझे हुए थे। हॉट स्नैचर वुल्फ के दिल में निराशा बढ़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि लू किंग की तलवारबाजी इतनी श्रेष्ठ क्यों थी। उसकी तकनीकें देखने में सरल लगती थीं, फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद वह उसे भेद नहीं पा रहा था। हताशा के क्षण में हॉट स्नैचर वुल्फ लड़खड़ा गया और उसे एक और घाव लगा, इस बार उसके पैर में, जिससे उसकी चाल धीमी हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लू किंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। उसने रक्त ऊर्जा का प्रयोग करते हुए हॉट स्नैचर वुल्फ की गर्दन पर वार किया। मुझे बख्श दो। हॉट स्नैचर वुल्फ की गुहार अधूरी रह गई, क्योंकि लू किंग की तलवार ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हॉट स्नैचर वुल्फ का सिर काटने के बाद लू किंग ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह तेजी से दूर से देख रहे हैप्पी फोर्ट के कांपते हुए सदस्यों की ओर बढ़ा। वह अपना लक्ष्य नहीं भूला था, हैप्पी फोर्ट को पूरी तरह से नष्ट करना। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। हमें बख्श दो। हैप्पी फोर्ट के सदस्य भयभीत हो गए। अपने सरदार का इतनी जल्दी सिर कलम होते देख उनका डर और भी बढ़ गया।
उन्होंने दया की भीख मांगी, लेकिन लू किंग का संकल्प अडिग रहा। एक नरसंहार शुरू हो गया। हे हीरो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। मेरे पास चांदी है, ये सब तुम्हारी है, बस मुझे बख्श दो और यह सब तुम्हारा है। लकड़ी की इमारत के सामने झाओ लाओ सान घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में चांदी की थैली थी और दिल में नफरत की आग जल रही थी। आज रात उसने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस युवक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वह अपनी नफरत दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि लू किंग उसे भी दूसरों की तरह मार डालेगा। झाओ लाओ सान को रोते और गिड़गिड़ाते देख लू किंग की आंखों में कोई दया नहीं थी। तलवार के एक झटके से झाओ लाओ सान की विनती थम गई। उसकी गर्दन पर खून की एक लकीर दिखाई दी और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। हैप्पी फोर्ट में प्रवेश करते समय मागो और उसके आदमियों ने ये दृश्य देखा। अध्याय 80। लू किंग ने एक ही झटके में एक आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर बिखरे हुए शवों, बहते खून और इधर उधर पड़े सिरों को देखकर मागो और बाकी लोग दंग रह गए। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ था जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ। श्याओ तियान ने चारों ओर देखा और अचानक चिल्लाया, मास्टर माँ, उधर देखो। मागो ने उसकी निगाह का पीछा किया और देखा कि एक सिर जमीन पर लुढ़क रहा है। उसकी आंखें भय से चौड़ी खुली हुई हैं, जो बेहद भयावह है। दिल चुराने वाला भेड़िया, क्या वह भी मर गया? सिर को पहचानते ही मागो का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। शोर सुनकर लू किंग ने अपना सिर घुमाकर नए आने वालों की ओर देखा। उसकी भावहीन, बर्फीली निगाहों ने तुरंत ही शियाओ तियान और अन्य लोगों को भय से कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि टेंडन और बोन्स क्षेत्र के बलवान मागो को भी अपने दिल की धड़कन तेज होती और भीतर से एक ठंडक उठती महसूस हुई, जिससे उसका शरीर सुन्न हो गया। भाई लू, ये हम हैं। लू किंग द्वारा उन पर हमला किए जाने के डर से मागो ने अपने डर को दबाकर जल्दी से आवाज लगाए। कोई चारा नहीं था। लू किंग अब बेहद डरावनी लग रही थी। उसके पूरे शरीर से हत्या का इरादा झलक रहा था, मानो नरक से कोई यमराज निकल रहा हो, बेहद डरावना। कुछ देर तक समूह को घूरने के बाद, जिससे शियाओ तियान और अन्य लोग कांप उठे, लू किंग की हत्या की मंशा धीरे धीरे कम हो गई और उसने अपना संयम वापस पा लिया। उसने यह नहीं पूछा कि मागो और बाकी लोग यहाँ क्यों आए थे। इसके बजाय उन्होंने सीधे कहा, चूंकि आप यहाँ हैं, स्वामी माँ, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। क्या बात है, भाई लू? लू किंग की घातक आभा में काफी कमी देखकर मागो को थोड़ी राहत मिली और उसने पूछा। लू किंग ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार से जमीन से पैसों की थैली उठाई और आगे बढ़ गया। मागो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। बाकी लोग भी एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। जैसे जैसे लू किंग आगे बढ़ता गया, शियाओ तियान और अन्य लोगों ने रास्ते के दोनों ओर पड़े शवों को देखा और उनका भय बढ़ता चला गया। वे ये पहचान सकते थे कि इनमें से अधिकांश शव हैप्पी फोर्ट से थे, लेकिन उनमें से काफी संख्या में स्पष्ट रूप से जुआरी या आनंद की तलाश में आए ग्राहक भी थे। लू किंग को इस तरह का नरसंहार करने के लिए किसने उकसाया था? लू किंग की पीठ को देखकर शियाओ तियान और अन्य लोगों को डर और घबराहट दोनों महसूस हुई। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सामान्यतः विनम्र और शिष्ट रहने वाले लू किंग का एक इतना क्रूर और हत्यारा पक्ष भी था। मागो भी जमीन पर पड़े शवों को देखकर स्तब्ध रह गया। वह समझ गया था कि भागते समय इनमें से अधिकांश लोगों को एक ही झटके में मार डाला गया था। कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगते हुए मार डाला गया था। अपनी जान की भीख मांगने से भी उनकी जान नहीं बची, जिससे पता चलता है कि लू किंग का हत्यारा इरादा कितना प्रबल था। लू किंग रास्ते में कहीं नहीं रुकी और सीधे एक घर की ओर चली गई। मागो की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि यह घर किले के अन्य घरों से अलग था, जो पत्थर से बना था। लू किंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला, जिससे मागो की आंख फिर से फड़कने लगी। बाहर की रोशनी में उसने घर के अंदर 3 और शव देखे। हालांकि बाहर के भयावह दृश्यों की तुलना में इन तीनों की मृत्यु अधिक सम्मानजनक तरीके से हुई थी। कम से कम उनके शरीर तो पूरे थे। मागो इस बात से हैरान थी कि लू किंग उन्हें यहाँ क्यों लाया था। क्या इन तीनों शवों में कुछ खास बात थी? फिर उसने देखा कि लू किंग ने तीनों शवों की ओर एक नजर भी नहीं डाली और बाढ़ की ओर बढ़ते हुए दरवाजे पर लगी चेन को काट दिया। खतरे की कुछ दबी हुई चीखें सुनाई दी, जिससे मागो को एहसास हुआ कि उस धुंधले कोने में और भी लोग मौजूद हैं। किले में प्रवेश करने के बाद से उसे जितने झटके लगे थे, उन्हें देखते हुए शायद वह उन्हें नजरअंदाज कर देता। अपनी साधना के स्तर को देखते हुए, जो कि टेंडन और बोन्स क्षेत्र में है, उसे अंदर मौजूद लोगों को पहले ही देख लेना चाहिए था। मास्टर माँ, यहाँ कुछ बेचारी लड़कियाँ हैं और किले के बीच में स्थित लकड़ी के भवन में भी कुछ बदकिस्मत लोग हैं। यदि संभव हो तो कृपया उनके लिए व्यवस्था करने में मेरी मदद करें। खर्चों की बात करें तो, लू किंग ने रुककर कहा, इस किले में उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त चांदी होनी चाहिए। मागो ने दरवाजे से एक लालटेन ली, घर में दाखिल हुआ और आखिरकार धुंधले कोने में उस दृश्य को देखा। कुछ दुबली पतली और डरी हुई लड़कियों को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर उसे समझ में आया कि लू किंग इतनी क्रोधित क्यों थी और उसने हत्याओं का सिलसिला क्यों शुरू किया था। अब इस दृश्य को देखकर वह भी क्रोध से भर गया। ब्लैक वुल्फ गैंग की हरकतें हद से ज्यादा हैं, मागो ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो भाई लू, मैं इन बेचारे बच्चों की देखभाल का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा। सिर्फ ये कुछ ही नहीं, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। लकड़ी की इमारत में कुछ लड़कियां भी हैं, जिन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ किले में बेच दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप उनके लिए भी इंतजाम करने में मदद करेंगे।
उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक समय का खाना और रहने की जगह। लू किंग जानता था कि अपनी क्षमताओं के साथ वह इन लड़कियों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकता। उसके पास न तो समय था और न ही ऊर्जा। परिवार के प्रभाव और संसाधनों से लैस मागो जैसा व्यक्ति ही इस तरह का कार्य संभाल सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0.net वेबसाइट खोजें। कुछ देर सोचने के बाद मागो ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसे व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। लू किंग ने बाड़ का फाटक धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। लड़कियों की भयभीत निगाहों के सामने उसने अपनी तलवार घुमाई और उनके हाथों और पैरों में बंधी जंजीरों को काट दिया। मागो देखता रहा, उसकी आंख फिर से फड़कने लगी। ऐसे धुंधले वातावरण में भी लू किंग लड़कियों को नुकसान पहुंचाए बिना सटीकता से जंजीरों को काट सकता था। तलवार पर इस स्तर का नियंत्रण तो मागो के लिए भी आसानी से हासिल करना संभव नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लू किंग ने अकेले ही हैप्पी फोर्ट को नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि ब्लैक वुल्फ गैंग के हॉट स्नैचर वुल्फ को भी उसने मार डाला था। तलवारबाजी में इतनी महारत के साथ हैप्पी फोर्ट में कौन उसका सामना कर सकता था? तुम कुछ लोग, बाहर के सभी बदमाशों को मैंने मार डाला है। जल्द ही तुम इस चाचा के पीछे आओगे और वह तुम्हारा भविष्य संवारेंगे। चिंता मत करो, अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसी दौरान लू किंग कोने में बैठी लड़कियों से बात करने लगी। आखिरी लड़की को अंदर आते देख लू किंग रुक गई। उसने अपनी छाती से पैसों की थैली निकाली। ये वो पैसा है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बेचकर कमाया था। इससे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीद लो और जितनी जल्दी हो सके उनकी बीमारी ठीक कर दो। जहाँ तक तुम्हारे पिता की बात है, लू किंग रुका, मैंने उन्हें मार डाला है। लड़की की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह लू किंग को खाली निगाहों से घूरने लगी। उसकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना लू किंग ने पैसों की थैली अपने हाथ में रखी और बाहर चली गई। मागो ने उनका पीछा किया और शियाओ तियान और अन्य लोगों को लड़कियों को सांत्वना देने और घटना के बाद की स्थिति को साफ करने के निर्देश दिए। उसके बाद उसने लू किंग को किले से बाहर निकलते देखा और जल्दी से उसके पीछे भागा। भाई लू, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ मामलों पर अकेले में विचार करना है। मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने आऊंगा। गुरु माताजी, आपको धन्यवाद देने के लिए। ये सुनकर मागो वहीं रुक गया। उसने चारों ओर बिखरे हुए शवों को देखा और उनका पीछा न करने का फैसला किया। वह बस देखता रहा जब लू किंग अपनी युद्ध तलवार लिए हुए धीरे धीरे किले से बाहर निकल गया।